नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का 6वां नंबर चैप्टर, जो है जीवों में शोषण। यानी जीव कैसे शोषण करते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि हम लोग खुद शोषण कैसे करते हैं, अदर जीव कैसे शोषण करते हैं, सूक्ष्म जीव कैसे शोषण करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पौधे कैसे शोषण करते हैं, मतलब जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि शोषण कैसे करते हैं। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इसको रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। जीवों में श्वसन को इंग्लिश में रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला जो हेडिंग है, हम शोषण क्यों करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम शोषण क्यों करते हैं। ठीक ना, तो हम शोषण क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सभी सूक्ष्म जीव इकाइयों के बने होते हैं। ठीक ना, सभी सूक्ष्म जीव किसके बने होते हैं, इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। जो मतलब जो एक जीव का जो यूनिट होता है, ठीक ना, यानी क्या है, कोशिका होता है। ठीक ना, उसकी एक इकाई होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक ना, यही क्या है, कोशिका की परिभाषा है कि किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जिस चीज़ को आप 9th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका, जीव की जो भी प्रत्येक कोशिका होती है, ठीक ना, क्या करती है भाई, पोषण करती है। मतलब जीव की अगर कोशिका है तो वो जीवित रहने के लिए क्या करेगी, जाहिर सी बात है, पोषण करेगी। पोषण मतलब भोजन करेगी, परिवहन करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मतलब आगमन करेगा, उत्सर्जन करेगा। ठीक है, मतलब जो खाया पिया रहेगा उसके अपशिष्ट पदार्थों को क्या करेगा, बाहर करेगा, जनन करेगा। जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है। ठीक ना, ये सूक्ष्म क्या जीवों की बात की जा रही है। फिर कह रहा है कि इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, इन सभी कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कोशिका को। तो हम शोषण क्यों करते हैं भाई, देखिए यहाँ पे हम आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा आपको जानिए कि शोषण हम क्यों करते हैं भाई, ऊर्जा के लिए। आप जो भी पोषण कर रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, अगर आप शोषण नहीं करते हैं तो उसका डाइजेशन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा, विखंडन नहीं होगा, और आपको उससे एनर्जी नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो सूक्ष्म जीव है वो क्या है, जीव की सबसे संरचनात्मक और सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जिसको आप कोशिका बोलते हैं। ठीक ना, फिर कह रहा है कि जो भी कोशिकाएं हैं उनको जीवित रहने के लिए पोषण की जरूरत है, उत्सर्जन की जरूरत है, परिवहन की जरूरत है, जनन की जरूरत है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक तरह से कहिए तो ऊर्जा चाहिए। ठीक ना, जो कि ऊर्जा हर एक तरह से एक जीवित जीव के लिए क्या है, नेसेसरी है, आवश्यक है। ठीक है, इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ देखेंगे, फिर बात कर रहा है कि यह ऊर्जा आती कहाँ से है। मान लीजिए कि मतलब किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, मतलब ऊर्जा चाहिए। लेकिन अब बात कर रहा है कि आखिर ऊर्जा ये सब आती कहाँ से है। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे भोजन में संचित ऊर्जा शोषण के समय निर्मुक्त होती है। सॉरी, भोजन में संचित ऊर्जा, मतलब भोजन में संचित जो ऊर्जा होता है शोषण के समय निर्मुक्त होती है। मतलब जब शोषण होता है तो उस दौरान विखंडन होता है, टूटता है और निकलता है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक ना, अतः जितने भी जीव हैं ये सभी जीवों को क्या है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शोषण की आवश्यकता होती है। तो हम देखिए, जितना भी लाइन अंडरलाइन किए हैं ना, उतना ही आप नोट करेंगे और बाकी लाइनों को आप फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, फिर कोशिकाओं में यह शोषण भोजन के विखंडन में सहायता करती है। देखिए, कोशिकाओं में जो भी कोशिकाएं होती हैं, जब भोजन आप करते हैं तो उसमें ये ऑक्सीजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसकी वजह से भोजन का विखंडन होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कोशिकीय शोषण किसे कहते हैं। तो आप इसे क्या करेंगे, हेडिंग बना लेंगे कि कोशिकीय शोषण। ठीक ना, तो इसको आप बोलते हैं, देखिए, कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे क्या कहते हैं, कोशिकीय शोषण कहते हैं। तो आप बताएंगे कि कोशिका में भोजन के विखंडन यानी टूटने की प्रक्रिया से ऊर्जा जो मुक्त होती है उसी को क्या कहते हैं, कोशिकीय शोषण कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में शोषण होता है, जितने भी जीव होते हैं उन सब में क्या होता है, शोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। आगे देखेंगे, कोशिका के अंदर भोजन, लाइन चेंज करके आप भी लिखेंगे। तो कोशिका के अंदर भोजन में मतलब बात करें तो क्या बनता है, ग्लूकोज।
ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है। तो जो भी कोशिकाएं हैं उनमें जब भोजन यानी जो ग्लूकोज होता है उसको जब ऑक्सीजन मिलता है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन यानी जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा, जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा तो यह वायवीय शोषण कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ फोकस कीजिएगा कि वायवीय शोषण हेडिंग जब लिखेंगे वायु शोषण तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ से, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय शोषण कहलाता है। मतलब कह रहा है कि जब ग्लूकोज का विखंडन होगा उस दौरान अगर ऑक्सीजन उपस्थित रहता है यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उसको क्या बोला जाता है, वायु शोषण बोला जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। अब कह रहा है कि जो भोजन है वह ऑक्सीजन उसको न मिले तो भी विखंडित हो सकता है सॉरी ठीक है, तो अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भी वो क्या करेगा, विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर कह रहा है यह प्रक्रम अवायु शोषण कहलाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अवायु शोषण कहा जाता है, एनरियोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो एनरियोबिक रिस्पायरेशन किसे कहेंगे, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के बिना भी टूट जाता है तो उसको बोला जाता है अवायवीय शोषण। ठीक है, फिर देखिए अब इसमें क्या होता है, भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जब ग्लूकोज टूटता है तो उससे क्या होता है, ऊर्जा निर्मुक्त होता है, ऊर्जा निकलता है। देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक ना। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2, जल H2O और एनर्जी बनाता है। तो एक कौन सी प्रोसेस बोला जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे वायवीय शोषण बोला जाता है। ठीक ना, हमने बताया कि वायु शोषण किसे कहेंगे, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसको क्या कहा जाता है, वायु शोषण कहा जाता है। तो टूटता है किसमें, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। ठीक ना, अब देखिए अब यहाँ बात कर रहा है कि संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट, अब आपको नोट करना होगा तो यहाँ से, लेकिन उसके लिए ध्यान देंगे, ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे जीव भी हैं हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में, जो जिनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो भी वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे अवायवीय जीव। ठीक है ना, अवायु जीव किसे कहेंगे, तो नोट करेंगे ऐसे जीव जो अवायु शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। जैसे आप क्या लिख लेंगे, ईस्ट लिख लेंगे। थोड़ा सा आप मतलब इधर उधर है तो आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। हेडिंग लिखेंगे अवायवीय शोषण, अवायु जीव। ठीक है, अवायु जीव लिख लिए। अब इसमें कैसे लिखेंगे कि ऐसे जीव जो अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें अवायु जीव कहते हैं। ठीक ना, जैसे में आप लिख लेंगे ईस्ट। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है ऑक्सीजन, देख सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले बताते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिखा है ना इसको हम थोड़ा इसके बाद बताते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। ठीक ना, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है ग्लूकोज को तो वह ग्लूकोज किसमें, अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित यानी टूट जाता है। जैसे कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया आपको। देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज में यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित है। ठीक ना, मतलब ऑक्सीजन की, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे बल्कि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, इसको अनुपस्थिति लिखना चाहिए। ठीक है, यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाता है। आई बात समझ में। देखिए यही ईस्ट से जो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, इसी ईस्ट के द्वारा क्या होता है, अल्कोहल बनता है, शराब बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी उत्पादन किया जाता है। ठीक ना, तो ईस्ट को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता उस दौरान जब ग्लूकोज टूटता है तो उस दौरान क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अल्कोहल का फॉर्मूला नोट कर लेंगे, सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे समझिएगा एक एक चीज़ों को दोस्तों, बहुत ही आगे आपके इंटर तक काम में आने वाला है। ठीक ना, हमेशा काम में आएगा ये चीज़ें। अगर आप यहाँ से सीख लेते हैं तो आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ईस्ट एक कोशिक जीव है, यानी जो ईस्ट है, ठीक ना, यह क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से शोषण करते हैं। ठीक ना, इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं।
ठीक ना। और यह जब प्रक्रिया होती है तो इसमें क्या बनाता है, अल्कोहल का निर्माण करता है। अतः इनका उपयोग शराब यानी वाइन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है और बियर बनाने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे ईस्ट का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों, तो ईस्ट का उपयोग शराब और वाइन या बियर बनाने में किया जाता है। और ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है और यह ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है। ठीक ना, अक्सर आप देखते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, आपके पैर में पेशियों में दर्द होने लगता है, या दौड़ जाते हैं तो हाँफने लगते हैं, फिर शरीर में थकान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को जानिए। कह रहा है, देखिए ऐसे आप हेडिंग बना लेंगे कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है। ठीक ना, इसका आंसर लिखेंगे कि ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायु रूप से शोषण करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक मतलब कम विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। देखिए लैक्टिक अम्ल, जैसे जैसे आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और लैक्टिक अम्ल आपकी पेशियों में ज़्यादा बनने लगता है। उस दौरान क्या होता है, आपकी पेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। अगर आपकी पेशियों में ज़्यादा थकान हो गई है, देखिए बहुत लोग काम करके आते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है, तो मालिश करवाते हैं, उससे उनको ऐंठन मतलब उनकी पेशियों में जो ऐंठन हुई होती है उससे आराम मिलता है। ऐसा होता क्या है, देखिए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्या होता है, ये देखिए गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। मतलब रक्त जो मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था, अब उसका संचरण वहाँ मतलब आसानी से पहुँचना स्टार्ट हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अब इसके फलस्वरूप क्या होता है कि पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति वहाँ पे बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने के बाद जो लैक्टिक अम्ल है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है। ठीक ना, जिससे कि आसानी से क्या हो जाता है, फिर वो ऐंठन खत्म हो जाता है। ठीक ना, तो हमारी जो पेशियां हैं उसमें भी क्या होती हैं, मतलब अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक ना, तो वो भी कुछ समय के लिए शोषण करता है, मतलब अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं कर सकता है, थकान महसूस हो जाता है, आप थक के बैठ जाते हैं। ठीक ना, तो जैसे ही उस पेशियों में मालिश होती है, गर्म पानी से इंसान नहाता है तो उसकी पेशियों में ऑक्सीजन का जो ब्लड का संचरण होने लगता है तो उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन उसको मिलता है वह लैक्टिक अम्ल को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित कर देता है। याद रहेगा ना। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए हेडिंग है रिस्पायरेशन।